हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स में आई हेल्प यू में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 12 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। हम चैप्टर नंबर 8 में पहुंच गए थे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया है कि किस प्रकार मानव में कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा और कवक के द्वारा। कल की क्लास में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैंने जो जो आपको इम्पोर्टेंट बताए थे, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, वो सभी आप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन कुमार, मनीष चौधरी, विशाल गुप्ता, जीत तोमर, आशमा अंसारी, अश्विनी निषाद, कुलदीप सिंह, बापू मौर्य। सबको गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, सब कह रहे कि आवाज क्लियर है। विशाल गौतम, बापू मौर्य। और कल का जो टॉपिक आपने पढ़ा था वो क्लियर है? कैसे कैसे वो विषाणु आ रहे थे, मच्छर, गंदगी, सब याद रखना है। उनके रोग कारक, रोग वाहक और उनके जो स्पेसिफिक लक्षण है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, क्लास शुरू तो करेंगे हम, लेकिन आपको अगर मैं एक स्पेसिफिक लक्षण पूछूं कि निमोनिया का क्या लक्षण होता है, एक स्पेसिफिक लक्षण बताना है। नॉर्मली तो आप सभी को पता होगा, लेकिन एक स्पेशल लक्षण मैंने आपको बताया था। क्या था निमोनिया का? जल्दी बताइए, अपने दिमाग को घुमाइए कल की क्लास में और वो पॉइंट लेकर के आइए कमेंट में जल्दी। आशमा, मनसी, मनीष, बापू मौर्य, विशाल गौतम, कुलदीप सिंह, प्रिंस यादव, अश्विनी, बापू मौर्य, आसमा। ठीक है, सबके सब लेके आइए कल की क्लास अपने दिमाग में और बताइए कि निमोनिया का क्या ऐसा था गुण, बताइए। जिसने वीडियो नहीं देखी वो एक बार देख लेना और उसके बाद आज की क्लास लेना। वैसे आज की क्लास वैसे भी समझ आ जाएगी। संजय चौधरी, गुड इवनिंग। आंसर गुड इवनिंग सबका हो गया, अब मुझे आंसर चाहिए। नमिता कुमारी, हेलो। हाँ, आदित्य कुमार, प्रताप राहुल, गुड इवनिंग। बताइए निमोनिया का ऐसा क्या लक्षण था जो बहुत अलग था? नहीं, अश्विनी निषाद, मैंने कहा ना कॉमन लक्षण तो आपको पता है कि मोस्टली आप देख रहे थे, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, ये सब तो थे, लेकिन एक कॉमन लक्षण मैंने आपको बोला था कि वो ध्यान रखना है। बताइए। अजय कश्यप, गुड इवनिंग। देखा था ना आपने, जब निमोनिया बढ़ जाता है तो व्यक्ति के ओंठ नीले पड़ जाते थे, एक प्रमुख लक्षण था और हट करके था, ठीक है। और उस ओंठ नीले होने का कारण क्या था? ऑक्सीजन की कमी, है ना, क्योंकि निमोनिया क्या कर रहा था, श्वास नली को ब्लॉकेज कर रहा था, तो जिससे ऑक्सीजन लेने में कठिनाई हो रही थी, और अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी तो उसका जो लक्षण दिख रहा था वो दिख रहा था ओठों में, ओठ नीले पड़ जा रहे थे। तो अच्छे से क्लास लो, सुनो भी ढंग से। जहां पर मैं जोर दे के बोलती हूँ ना, तो वो तो एकदम बैठा दो अपने दिमाग में, कि फिर एग्जाम में याद आएगा कि मैम ने ये जोर दे के बोला था, और वही क्वेश्चन आया होगा अगर। ठीक है, ठीक है। अजय बिन, अजय, हाँ ठीक, हाँ बापू मौर्य। चलिए फिर आज हमने अपना एक अलग सा, अच्छा इसमें कुछ नहीं दिख रहा ना, मलेरिया में पढ़ना है, कैसे वो जो मच्छर होगा वो मलेरिया कॉज करता है। आज इस पूरे चक्र को हमने पढ़ना है डिटेल में, अच्छे से, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी सोच करके और आपके एग्जाम को भी सोच करके। क्लियर? तो सब तैयार है ना? हाँ, तैयार रहो अच्छे से, क्योंकि अब मच्छर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कैसे ये हमें मलेरिया रोग फैलाता है, कितने दिन के बाद लक्षण दिखते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मच्छर काट लेगा और आपके शरीर में इतने दिन तक रहेगा, और वो लक्षण आपको बहुत लेट में होंगे, वो सभी आप डिटेल में जानोगे। आपके शरीर पर रह करके बहुत सारा करता रहता है वो अंदर ही अंदर काम, और आपको पता भी नहीं चलता है।
और जब उसकी वो प्रोसेस पूरी हो जाती है उसके बाद आपको वो लक्षण दिखते हैं मलेरिया के। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मलेरिया के बारे में ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बताया था कि मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। आपने पढ़े थे कल विषाणु जनित रोग, उसके बाद जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ और कवक, ये सारे याद रखने हैं आपने। कुछ भी पूछा जा सकता है कि जीवाणु जनित रोग का नाम बता दीजिए, और आप देख रहे हो फिर बगल वाले लड़के को कि यार तुझे आता होगा, और बोर्ड एग्जाम में फिर पकड़े जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें नहीं करनी है। हाँ, समझ गए? इसलिए पहले से एकदम सेट रखना है कि जीवाणु जनित रोग में आपने यही पढ़ा, विषाणु जनित में ये पढ़ा, और प्रोटोजोआ में ये पढ़ा। तो आज आपने प्रोटोजोआ रोग यानी कि मलेरिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दी थी, वही है कि मलेरिया रोग के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, कारक मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, इसकी मैंने आपको 4 जातियां भी बताई थी, प्लाज्मोडियम ओवेले, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब आपको मैं पूछूं कि घातक वाली कौन सी जाति है इसकी, जो कि रोग फैलाने में सबसे ज्यादा मदद कर रही है, तो आपको याद रखना है जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। देख रहे हो ना, नाम भी सबसे ज्यादा बड़ा है इसका, और इसी को याद रखोगे। जो फैल्सीपेरम होती है ये सबसे खतरनाक मलेरिया फैलाती है। क्लियर इतनी बात? इसको हम बोलेंगे मैलीग्लैंड। रुको, हाँ, ये मैलिग्नेंट मलेरिया फैलाती है। ठीक है, मैलिग्नेंट, NANT। ठीक है, कौन सा मलेरिया जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, याद रखोगे आप सबके सब। इतनी बात क्लियर? हाँ, ठीक है, चलिए आगे चले। ये भी ध्यान रखना है इसका वाहक कौन होगी, ये भी याद रखना है कि मादा एनाफिलीज मच्छर, मच्छर तो होगी लेकिन जो क्या होती है, फीमेल होती है, वो मलेरिया रोग फैलाती है। क्योंकि क्यों फैलाती है, अब ये भी रीजन जानो। अब इसको क्या चाहिए होते, इसे अपने जीवन यानी अपनी संतति को बढ़ाने के लिए, अपने अंडे को बनाने के लिए इसे कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, थोड़ा सा अलग पॉइंट है लेकिन आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बेफालतू का नहीं काट रही है, इससे आपसे कुछ स्वार्थ जुड़ा है इसका, इसलिए वो काट रही है आपको। ठीक है, वो क्या करती है, मादा एनाफिलिस, क्योंकि जो मेल मच्छर होंगे ना, मादा जो मेल वाले होंगे वो नहीं काटेंगे, वो ऐसे मलेरिया रोग उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन जो मादा एनाफिलिस मच्छर होगी वो करती है। क्योंकि इसके पीछे भी रीजन होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर जब काटती है ना तो हमारे शरीर में क्या है, कैल्शियम है, तो ये उसको ग्रहण कर लेती है। अब उस कैल्शियम का प्रयोग जब ये अपने अंडे बनाती है उस टाइम में करती है, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, क्लियर। प्रभावित अंग भी आप देखोगे किस प्रकार से ये जो प्लाज्मोडियम आगे बढ़ करके यकृत को पहले प्रभावित करेगा, उसके बाद ये आरबीसी को प्रभावित करेगा। तो मेन बात याद रखना है, मलेरिया से हमेशा क्या, एक तो आपका लीवर और एक आपकी आरबीसी, ये दोनों बहुत इफेक्ट होती है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, चलिए, तो इतनी बात ध्यान रखना है कि मलेरिया से क्या होगी, आपकी यकृत और आरबीसी प्रभावित होती है। चलिए, अब इसके पूरे जीवन चक्र को आपने पढ़ना है तो अच्छे से याद रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में और है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम द्विपोषदीय यानी डाइजेनेटिक परजीवी है। जो प्लाज्मोडियम होगा ये 2 जीवों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। किस किस पर, एक तो मैदा एनाफिलिस मच्छर पर, क्लियर, और दूसरा कहाँ करेगा, मनुष्य के शरीर पर। अब याद रखना है क्वेश्चन क्या आ सकता है, प्लाज्मोडियम की अगर हम पूछेंगे प्राथमिक अंग या हम प्राथमिक होस्ट जिसे कहते हैं वो कौन है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो हमेशा प्राइमरी होस्ट रहता है। याद रखोगे इस बात से, जहां पर भी आपको लैंगिक जनन दिखेगा वो प्लाज्मोडियम का प्रथम होस्ट जिसे या प्रथम परपोषी हम जिसे कह सकते हैं वो होता है। तो यहाँ पर एनाफिलिस मच्छर के अंदर, ठीक है, मादा
एनाफिलीज इसकी प्राथमिक होस्ट होती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जहां पर ये अपनी संतति को बढ़ा रहे हैं अपने में डिवाइड होकर के, जहां पर तोड़ करके बनाएंगे ये अपने को, तो वो कहां बनाते हैं, ह्यूमन के अंदर, ठीक है। ये बातें क्लियर रखोगे। जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो प्रथम परपोषी प्राइमरी होस्ट कहलाता है, ठीक है। जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहलाता है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी होस्ट कहलाएगा। क्लियर इतनी बात? हाँ, बस इतनी बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में पूछी जाती है इसलिए बता दिया मैंने। हाँ, तो ये देखिए क्या अच्छे से हाथों में मच्छर काट रहा है और उसके बाद कैसे कैसे इफेक्ट करेगा ये, इस पूरी प्रोसेस को पढ़ना है हमने, ठीक है। तो चलिए फिर आ जाइए। सबसे पहले ध्यान रखना है मच्छर, मच्छर बनाए, मच्छर कैसे भी बना देते, ये मच्छर, अरे ये इसकी चोंच, ये इसके पैर, ये है आपकी मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। अब याद रखोगे मादा जो क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर होगी, इसकी लार ग्रंथि जहां होती है वहां पर क्या है, मैंने बोला प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो होगा प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है, तो इस स्टेज को हम कहते हैं स्पोरोजॉइट, ठीक है। जब ये क्या करेगी, काटेगी, ठीक है, और वो क्या होगा, प्लाज्मोडियम जो होगा वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करेगा। तो यहां पर एक हाथ भी बना देते, ये इसकी अंगुली, थोड़ा सा ऐसे ये हाथ लग रहा है, ये, ठीक है। ये इसको जैसे ही काटता है, ये प्लाज्मोडियम यहां छोड़ दिया इसने, ठीक है। और यहां पर ये किस प्रकार के दिखेगा, जो ये प्लाज्मोडियम होगा वो इस प्रकार से ऐसे ये वाले शेप में दिखता है, ठीक है। अब वो इसके कहां चला गया, इसके अंदर, मनुष्य के अंदर आ चुका है। ये जो प्रवस्था कहलाती है ये आपकी स्पोरोजॉइट कहलाती है, और स्पोरोजॉइट प्रवस्था जो होती है वो सबसे ज्यादा संक्रमित होती है, ठीक है। यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर की लाल ग्रंथि में उपस्थित जो प्लाज्मोडियम था उसने मनुष्य के शरीर पर डाल दिया और उसकी आकृति इस प्रकार से है, और ये जो प्रवस्था कहलाती है ये कहलाती है स्पोरोजॉइट। क्लियर इतनी बात? ठीक है। गुड इवनिंग रितु शर्मा, विनय मौर्य, आशुतोष, रामानुज, हाँ ठीक है। जौहर, क्या बातें बोल रहे हो आप, जल्दी बता दीजिए कमेंट करके, कुछ कुछ स्किप हो जाते हैं तो मुझे फिर पढ़ाना भी है साथ साथ आपको और बताना भी है। क्लियर इतनी बात? सिर्फ इतनी बात बतानी है, स्पोरोजॉइट। अब आगे आप सारा जो पढ़ोगे स्पोरोजॉइट 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 पढ़ोगे, इसलिए मैंने बता दिया है जो स्पोरोजॉइट प्रवस्था होती है वो सबसे घातक होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब स्पोरोजॉइट प्रवस्था, अब आपको पता है कि आपकी बॉडी में क्या है, एंटीबॉडीज है ना, आपकी बॉडी के अंदर भी तो एंटीबॉडीज है। तो जैसी एंटीबॉडीज पहले सो रखी है वो, ठीक है, मच्छर आया उसने काटा आपके हाथ में, वो जाग गई, क्यों? उसे पता चल गया कि कुछ पार्टिकल, कोई बाहर का पार्टिकल अंदर प्रवेश कर चुका है। अब भाई मेरे जो ये इंसान है जिसके अंदर मैं हूं, प्रतिरक्षा तंत्र ऐसा बोल रहा है कि अब ये बीमार होने वाला है, इससे पहले कि मैं उसको मारने जाऊं, यानी कि जो स्पोरोजॉइट प्रवस्था अंदर आ गई है वो उसके पीछे भागना स्टार्ट करेगा उसको मारने के लिए। हमारी भी तो एंटीबॉडीज होगी, लेकिन यहाँ पर ये स्पोरोजॉइट बहुत ज्यादा चालाक होगा। ये इतना स्पीड में भागता है कि जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज होगी वो इनको पकड़ ही नहीं पाती है। मोस्टली क्या करती है एंटीबॉडीज, हमारे शरीर में प्रतिरक्षात्मक कार्य करती है। क्लियर है ना इतनी बात? तो जैसे क्या होगा, ये स्पोरोजॉइट अंदर प्रवेश करेंगे, एंटीबॉडीज जागरूक हो गई, लेकिन ये क्या नहीं कर पाएगी, स्पोरोजॉइट को पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि ये इतनी स्पीड से भागने लग जाते हैं। ये सीधा कहाँ छुपने जाते हैं, ये लीवर में छुपने चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ जाएंगे? सीधा लीवर में। अभी आप देखोगे कि स्पोरोजॉइट बहुत चालाक रहते, बार बार अपनी संरचना को चेंज करेंगे ताकि एंटीबॉडीज इन्हें पहचान ही ना पाए। तो ये आपका क्या है, लीवर। याद रखोगे इतनी बात?
ठीक है, एंटीबॉडीज भी आई। कहाँ है स्पोरोजॉइट, कहाँ है स्पोरोजॉइट, मिला ही नहीं स्पोरोजॉइट, क्योंकि स्पोरोजॉइट तो इतना चालक था, इतनी स्पीड थी उसकी, एंटीबॉडीज से भी बहुत तेज स्पीड थी, और वो आकर के छुप गया कहाँ, आपके लीवर के अंदर। क्लियर इतनी बात? ठीक है, लीवर में जैसे आएगा स्पोरोजॉइट, अब ये यहाँ पर अपनी संरचना को चेंज करेगा। इसका एक कैरेक्टर याद रखना कि ये बार बार एंटीबॉडीज से बचने के लिए अपनी संरचना को चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे पहले उसने लीवर में चेंज करेगा। यहाँ पर अभी देख रहे हो इसकी संरचना इस प्रकार से छोटे छोटे सिक्किल सेल की तरह है ना। अब लीवर में आकर के ये क्या करता है, अपनी संरचना गोल आकृति की बना देगा। ठीक है, ये हिपोसाइट से हाइपोसाइट से लीवर के अंदर, इसके अंदर आकर के अब ये कैसे बन गया है, गोल संरचना बना दी है, बड़े आकार का बन गया ना, अपनी संरचना में परिवर्तन कर दिया, संरचना गोल और बड़ी कर दी इसने, कहां आकर के, लीवर में आकर। इतनी बात क्लियर? किस किस को क्लियर हो गई ये बातें, जल्दी बता दीजिए। क्लियर? ठीक है, जो ये गोल और ये संरचना जो इसने अपनी आकृति को बढ़ा दिया है ना, ये जो कहलाता है, ये जो कहलाएगी, ये जो इसकी संरचना कहलाती है, इसको कहते हैं साइजॉन्ट। क्या कहते हैं इसको? साइजॉन्ट। पहला इसने अपना चेंज कर दिया साइजॉन्ट के रूप में, ये भी याद रखना है, इसलिए मैं इसको ऐसे ऐसे लिख देती हूं। ठीक है, पहला साइजॉन्ट के रूप में चेंज कर लिया। क्लियर इतनी बात? ठीक है, हाँ। अब देखो फिर से वो एंटीबॉडीज से बच रहा है कि भाई कहीं से मुझे पकड़ ना ले ये। अब ये फिर से लीवर में चेंज होगा। ठीक है, यानी अब ये इस गोल आकृति को तोड़ना स्टार्ट करता है, तोड़ेगा तो यहां पर क्या होगा, ये अब इस प्रकार से तोड़ करके ये कैसे बन रहा है, ये ऐसे तोड़ दिया इसने, बहुत ज्यादा खंडों में टूट गया। ये लीवर के अंदर ही हो रहा है ये सारी प्रोसेस। ठीक है, लीवर के अंदर हो रही है। किस किस को क्लियर हो गया जल्दी बता दो। साइजॉन्ट क्लियर हुआ? हाँ। अब इसके बाद जो यहां पर इसने अपने आप को विखंडित कर दिया है, इसे हम साइजोगैमी कहते हैं। ठीक है, ये जो विखंडित कर दिया है ना, ये साइजोगैमी कहलाता है, क्योंकि अब ये बहुत सारे बन चुके हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, ये बहुत विखंडित हो गए और साइजोगैमी बन गई। क्लियर इतनी बात? अब क्या करते हैं, अब यहां पर ये क्या है, हाइपोसाइट की लेयर है। अब ये लीवर में क्या करता है, हाइपोसाइट की लेयर को तोड़ेगा और लीवर में बिखर जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर से लीवर बना देती हूं। ध्यान से समझ रहे, तब आएगा आपको अच्छे से कैसे आपके अंदर आ रहा है ये। अरे ठीक है, चलिए इसे बना दे, फिर से लीवर बना देती हूं मैं। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो लेयर दिख रही है ना, इसको तोड़ेगा स्पोरोजॉइट, ये तोड़ रहा है, साइजॉन्ट जो होगा तोड़ता है और इस प्रकार से लीवर में फैल गया। ठीक है, अब ये इस प्रकार से स्वतंत्र हो गया है, क्योंकि इसने इसको कोशिका द्रव को तोड़ के, कोशिका झिल्ली को तोड़ करके ये लीवर में इस प्रकार से आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, लीवर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये लीवर में आ चुका है। क्लियर इतनी बात? तो ये वाली जो प्रवस्था कहलाती है, ये इसकी कहलाती है मीरोजॉइट प्रवस्था। ठीक है, कौन सी प्रवस्था कहलाएगी, मीरोजॉइट प्रवस्था। मीसोजॉइट या मीरोजॉइट प्रवस्था कहलाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर ये वाली प्रवस्था इसकी मीरोजॉइट प्रवस्था होगी। ठीक है, यानी कि अब मीरोजॉइट के नाम से जाना जा रहा है। अब ये क्या हो गया, लीवर में फैल चुका है। क्लियर इतनी बात? तो पहले वाले स्टेज में देखिए किस प्रकार से लीवर को इफेक्ट कर रहा है। क्लियर सबको? हाँ बिल्कुल। चलिए अब क्या करना है, मैंने क्या कहा, ये क्या है, बहरूपी है, बार बार अपने को चेंज कर रहा है, अपनी संरचना को चेंज कर रहा है ताकि एंटीबॉडीज से बचकर रहे। तभी तो ये यहाँ पर रह जाएगा ना। अगर हमारी एंटीबॉडीज ने पकड़ लिया तो पकड़ेगी उसको और ले धपाधप मार के बाहर फेंक देगी, है ना। लेकिन इसने क्या करना है, अपना रंग चेंज कर रहा है, गुमराह कर रहा है प्रतिरक्षा तंत्र को हमारे, कि मैं तो तेरी पकड़ में नहीं आने वाला,
वो तो अपनी एनर्जी का यूज कर रहा है कि मैं तो वैसे भी फास्ट हूं और जल्दी जल्दी जाऊंगा, अपना रूप चेंज करूंगा और जिससे मुझे ये पकड़ेगी नहीं। तो ये चालाक है बहुत ज्यादा। अब देखो यहाँ पर ये विखंडित हो रहा है ना, यहाँ पर ये 2 हफ्तों तक रहता है, ये प्रोसेस चलती रहेगी यहाँ पर 2 वीक तक, ठीक है, 12 लगभग 12 दिन तक, 2 वीक तक ये यहाँ पर यही रहेगा लीवर के अंदर, मजे से होंगे। क्लियर इतनी बात? सबको क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मजे कर रहा है, पार्टी शार्टी बिल्कुल मस्त हो रखा है लीवर में रह करके। 2 हफ्तों तक रहेगा, ये ध्यान रखना है, 2 हफ्ते तक रहेगा। अब क्या होगा आगे? अब ये बोर हो गया लीवर के पास रह रह करके, अब ये सोच रहा है कि अब मैं कहीं और चला जाता हूँ, यहाँ क्या करूँ, यहाँ क्या है मेरे पास, हो गया 2 हफ्ते मैंने गुजार दिए। अब उठाया अपना सूटकेस वगैरह और चल दिया कहाँ? आरबीसी में, ब्लड में आएगा और आरबीसी को अटैक करने के लिए। तो यहां से अब वो कहाँ आ रहा है? आरबीसी में आ रहा है, ठीक है। तो ये बना देते हैं यहाँ पर, ये आपकी आरबीसीज है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ये जब निकलेगा तो ये पहले देखेगा प्रतिरक्षा तंत्र है तो नहीं इधर उधर, तभी जाता हूं मैं आगे। तो जाने से पहले फिर से इसने अपना रूप को चेंज कर देना है। अब ये चेंज कैसे करेगा? ये ऐसी संरचना बना देता है, इस प्रकार से गोल संरचना बना रहा है और इसका जो न्यूक्लियस हो जाएगा वो साइड पर चला जाता है और यहाँ पर ये वैक्यूल्स जैसी संरचना बना देता है, वैक्यूल जैसी संरचना इस प्रकार से, ठीक है। तो हम इस वाली जो ये वाली संरचना है इसे हम ट्रोफोजॉइट कहते हैं। जो तीसरी वाली संरचना है इसे कहते हैं ट्रोफोजॉइट। क्लियर सबको? तीसरे स्टेज में फिर से इसने अपने रंग को चेंज कर लिया, एकदम अलग। क्लियर सबको? हाँ, ठीक है, ठीक है ना। अब देख रहे हो जो ये ट्रोफोजॉइट व्यवस्था होगी इसे रिंग स्ट्रक्चर भी हम बोलते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। दिख रही है ना अंगूठी जैसी संरचना। अभी तक कैसे था ये? इस रूप में था, इस रूप में था, पहले गोल, फिर टूट टूट करके लीवर में फैल गया, 2 हफ्तों तक यहां रहा और उसके बाद क्या हुआ? 2 हफ्तों तक रहा, बोर हो गया, अब अपना सूटकेस उठाया और आरबीसी में चला गया, ठीक है। क्योंकि ये मन भर गया इसका लीवर से कि मैं क्यों रहूं यहाँ पर ज्यादा, मैं आगे चलता हूँ सीधा। तो सीधा कहाँ चला गया? आरबीसी में चला गया। अब आरबीसी में आएगा तो वहां पर भी तो इसको चाहिए होगा ना कि मैं अब यहाँ पर भी थोड़ा पार्टी करता हूँ अपनी। तो आरबीसी को भी क्या करेगा? अभी इसको भी तोड़ना स्टार्ट करेगा। क्लियर? पर दिमाग भी इस पे बहुत तेज रहेगा। ये क्या करेगा यहाँ पर? अब आरबीसी को तोड़ना स्टार्ट करता है, जो इसकी ट्रोफोजॉइट प्रवस्था कहला रही, जो इसका ट्रोफोजॉइट रूप होगा ये तोड़ता है आरबीसी को। क्लियर? अब आपको पता है कि आरबीसी हमारे ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ना, ठीक है। क्या है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये क्या करता है? ग्लोबिन प्रोटीन को तो खा लेगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन से ग्लोबिन प्रोटीन को खा लेता है और साथ में यहाँ पर जो हिमेटिन अणु बचेगा, ठीक है, याद रखोगे यहाँ पर हिमेटिन का ये पाचन नहीं करता है, ठीक है। और ना ही ये क्या करेगा? आपकी सारी आरबीसीज को खाना स्टार्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास दिमाग है, क्योंकि आगे चल करके इसको अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करना है। और अगर ये आपकी सारी आरबीसी को खा लेगा तो ये फिर रहेगा कहाँ? अगर इसने आरबीसी को खत्म कर दिया तो ये खुद भी मर जाएगा, इसलिए थोड़ा ही आरबीसी को खाएगा, उसके ग्लोबिन प्रोटीन को खाएगा। लेकिन वो क्या कर रहा है? ग्लोबिन प्रोटीन को खाने में लगा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो हिमेटिन कण होता है ना, हिमेटिन अणु होगा, उसका जमाव होता रहेगा आरबीसी में, जिससे कि क्या होती है? टाइम आता है कि आरबीसी फट जाती है। क्लियर इतनी बात? आरबीसी क्या हो जाएगी? फट जाती है। और वहां से आपको याद रखना है हीमोजोइन नामक केमिकल निकलेगा। जब जो हिमेटिन अणु होगा, वो क्या कण बोल रहे हैं ना, हिमेटिन कण, वो जब बहुत अधिक आरबीसी में जमा हो जाता है उसके कारण आरबीसी फट जाती है और हीमोजोइन नामक केमिकल को रिलीज करती है, ठीक है। यहाँ पर आरबीसी फट गई, आरबीसी फटी, ठीक। और यहां पर क्या करा उसने? हीमोजॉइन केमिकल रिलीज। जब ये हीमोजॉइन यानी कि जब आरबीसी फटती है और जो हीमोजॉइन केमिकल रिलीज होता है, उसके कारण आपको यहां पर बुखार के लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर इतनी बात?
यानी कि जब आरबीसी फटेगी उससे जो हीमोजोइन केमिकल निकलेगा तब आपके बॉडी में वो लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं। आपको ठंड लगने लग जाएगी, बुखार आने लग जाता है। तो यहाँ पर ये देखो 2 हफ्ते तक कुछ आपको लक्षण नहीं दिख रहे थे, आरबीसी में आया, उसके बाद 15 दिन के बाद आपको यहाँ पर ये लक्षण शो होंगे। मलेरिया हो चुका है आपको, ठीक है, मच्छर आ गया आपके अंदर, उसने अपने स्पोरोजॉइड स्टेज को भेज दिया है, लीवर में उसने पार्टी कर ली है, आरबीसी में आ गया, आरबीसी में 2-3 दिन पार्टी करी, और जब यहाँ पर हिमेटिन भर गया उसके बाद हिमेटिन ने आरबीसी को तो फाड़ा और उसके बाद आपको वो लक्षण दिखे, जैसे फटा केमिकल रिलीज हुआ और फिर आपको बुखार दिखे। और फिर जब आप जाओगे डॉक्टर के पास 15 दिन बाद तो आपको डॉक्टर बोलेगा कि अब तो ट्रीटमेंट करना है मलेरिया का, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको बुखार के लक्षण दिख गए तो मलेरिया हो गया ना। 15 दिन तक इसने क्या मस्त से लीवर में पार्टी, आरबीसी में पार्टी, और लास्ट में यहाँ पर आपको क्या कर दिया, मलेरिया से ग्रसित कर दिया। क्लियर इतनी बात? किस किस को क्लियर हो गई अच्छे से बता दीजिए जल्दी। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना मेंशन नहीं किया, पर आपको समझ में भी तो आना चाहिए क्या क्या हुआ है। लीवर और आरबीसी तो लिख के दे दी, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आरबीसी लीवर में जा कहां से रहा है ना। ठीक है, जल्दी से सॉरी। ठीक है, बापू मौर्य, आदित्य कुमार, विनय कुमार, सबको क्लियर? मोहम्मद, नितिन कुमार, पंचाम, हाँ सब कह रहे क्लियर, तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, अब क्या होगा, चलिए भाई हमें बुखार आ गया, मलेरिया हो गया। अब मैंने क्या कहा था, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था। अब आप बोलोगे एक सेक्सुअल तो मैंने बताया ही नहीं। अलैंगिक जनन कहाँ हो रहा था, जब ये मैंने बताया ना, ये तोड़ रहा था अपने आप को, तो यानी विखंडन के द्वारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी लीवर में क्या हो रहा है, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होगा, मनुष्य के शरीर के अंदर, लीवर में, यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम का। क्लियर इतनी बात? अब इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करना है ना, तो क्या करेगा अब ये, चलिए इसको थोड़ा मैं छोटा करूं। ठीक है, चलो इसने भाई आपको बुखार भी दे दिया और आपको मलेरिया से ग्रसित भी कर दिया, लेकिन अब आपकी बॉडी से फायदा भी उठाएगा ये फिर से, क्योंकि अब इसको क्या करना है, अपनी संततियों को फिर बनाना है, फिर से अपनी संततियों को पैदा करके फिर से किसी मनुष्य को काट करके मलेरिया फैलाना है। तो यहाँ पर अब ये क्या करेगा, जो आरबीसी में इसकी संरचना जो ट्रोफोजॉइट की हो गई थी ना, वो वापस क्या हो जाती है, साइनोजॉइट। ठीक है, यहाँ साइजॉइंट में चेंज हो जाती है, साइजॉइंट वापस से गोल आकृति, साइजॉइंट। ठीक है, फिर ये वापस किस में चेंज हो जाती है, मीसोजॉइंट में। ठीक है, वापस से क्या हो गई, मीसोजॉइंट, ये जो छोटे छोटे खंड बन रहे थे ना, मीसोजॉइंट। क्लियर इतनी बात? वापस क्या हो गई, इसमें चेंज हो गई। अब क्या होगा, अब ये कैसे वापस प्रवेश करेगी, जब क्या होता है, वापस मच्छर क्या होगा, किसी मादा एनाफिलीज मच्छर किसी मनुष्य को काट रही होगी। ठीक है, 2 कंडीशन होगी, या तो क्या होंगी, मच्छर नहीं काटेगी किसी मनुष्य को, तब तो क्या होंगी, ये जो स्पोरोजॉइट है ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वहीं पर। लेकिन अगर इसने क्या कर दिया, किसी और मादा एनाफिलीज ने, मच्छर ने मनुष्य को काट दिया, तो वहां पर ये क्या करते हैं, ये अब क्या करेंगे, जब वो मच्छर वापस से काटेगी ना, ये उंगली बता देती हूं मैं। ठीक है, ये हाथ है, कोई मच्छर वापस से इसको काट रहा है। ठीक है, अब जब काटेगा तो उसकी जो मच्छर की जो आगे की जो उसकी क्या रहते हैं, स्पर्शक रहते हैं ना, उसके द्वारा ये जो क्या बने, वापस से स्पोरोजॉइट्स, यहां पर इनको हम स्पोरोजॉइट नहीं कहेंगे, हम इसको कहते हैं गैमेटोसाइट। ठीक है, इसकी गैमेटोसाइट प्रवस्था होती है। ये गैमेटोसाइट प्रवस्था इस, ठीक है, वापस से काटा, अब इसके अंदर क्या है, इसके गैमेटोसाइट पड़े हुए हैं। तो ये गैमेटोसाइट जैसी कोई अन्य मादा एनाफिलीज मच्छर इसे काटेगी ना, तो वापस क्या हो जाएंगे, वो जो गैमेटोसाइट बने होंगे वो इसके गट्स यानी कि इसकी आहार नाल में आ जाते हैं। ठीक है, गैमेटोसाइट आ गए आहार नाल में। चलो इसको मैं अलग से बताती हूँ। चलो मच्छर बना दे, मच्छर भी
ये, ठीक है, और ये इसका हाथ। समझ में आ गया? अगर क्या हुआ, मच्छर ने नहीं काटा तो गैमेटोसाइट प्रवस्था वहीं खत्म हो गई, लेकिन अगर काट दिया तो यहाँ पर जैसे ही इसको काटेगा तो इसके स्पर्शक के द्वारा जो गैमेटोसाइट बन चुके हैं वो इसकी आहार नाल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है, आहार नाल। आहार नाल। अब आपको पता है कि जब युग्म सॉरी, जब क्या होती है, युग्मोभित प्रवस्था आती है तो वहां पर गैमेटोफाइट से क्या होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है। तो यहां पर क्या, गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट, ठीक है, आहार नाल में प्रवेश हो गई ये प्रवस्था। इसके बाद यहां से क्या होंगे, गैमेट्स का निर्माण होता है। और गैमेट्स क्या, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं ना, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये क्या बने, गैमेट बने। क्लियर? अब गैमेट जब आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, गैमेट से जाइगोट बनता है, युग्मनज। तो ये क्या बना, जाइगोट बना। ठीक है, और अभी जाइगोट वापस से किस में आता है, कौन सी प्रवस्था में पहुंच जाएगा, वापस ये स्पोरोजॉइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, स्पोरोजॉइट में चेंज हो गया। अब यहां पर ये अगर स्पोरोजॉइट में चेंज हो गया, ये वापस से इसकी लार ग्रंथि में आ जाएगा, लार ग्रंथि, वापस से लार ग्रंथि में आएगा। और फिर ये मच्छर जब वापस किसी दूसरे को काटेगा, इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति को ग्रसित कर लेगा। वापस से वो अपनी स्पोरोजाइट प्रवस्था को किसी अन्य व्यक्ति पे छोड़ेगा, फिर वापस उसका जीवन चक्र शुरू हो जाएगा। किस किस को क्लियर हो गई है इतनी बात जो मैंने बता दी है? किस प्रकार से आपका जो मैंने अभी पहला वाला बताया था, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ठीक है, क्या क्या हुआ फिर से समझो। मच्छर ने काटा, इसके यहाँ पर क्या है, लार ग्रंथियों में स्पोरोजॉइट प्रवस्था, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। जैसे ये मनुष्य को काटेगी तो यहाँ पर ये स्पोरोजॉइट इसके ब्लड में मिलकर के यहाँ पर ये कौन सी प्रवस्था में आ गई, स्पोरोजॉइट प्रवस्था में। और यही प्रवस्था इसकी सबसे संक्रमित प्रवस्था है। क्वेश्चन आता है एक एक नंबर में, इसलिए याद रखना है कौन सी प्रवस्था प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक होती है। तो यहाँ पर प्रवस्था क्या है, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट क्या होते हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र यानी हमारी एंटीबॉडी से बच करके निकल करके यहाँ यकृत में आ जाते हैं। यकृत में जैसे आएंगे तो सबसे पहले ये अपने गोल संरचना बनाते, बड़े आकार की हो जाते हैं, है ना, रंग को बदलते रहते, अपने रूप को बदलेंगे। तो सबसे पहले साइजोंट प्रवस्था, साइजोंट के आकार यानी कि इसको हम साइजोंट बोलते हैं। फिर दूसरी संरचना, जब ये बहुत सारे साइजोंट टूट जाते हैं, बहुखंडित हो जाते हैं, तो इसको साइजोगैमी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद ये साइजोगैमी जो होंगे, ये कोशिका जो कोशिका सेल्स झिल्ली होगी, इसको तोड़ करके लीवर में फैल जाते हैं। तो इस प्रवस्था को हम मीरोजॉइट कहते हैं। मीरोजॉइट यहाँ पर दो प्रवस्था, यहाँ पर लीवर में 2 हफ्ते तक ये स्पोरोजॉइट ऐसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, और 2 हफ्ते के बाद बोर हो गए। अब इन्होंने सोचा कि अब हम आरबीसी में चलते हैं, तो फिर से इन्होंने अपने रूप को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर ये कहलाते हैं ट्रोफोजॉइट। ये गोल सी आकृति बना देते हैं, इनमें एक वैक्यूल्स यानी यहाँ पर ये क्या है, बहुत गहरा स्थान, खाली स्थान है, इसे वैक्यूल्स बोलते हैं, खाद्य वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं। क्लियर इतनी बात? अब वापस क्या करेंगे, यहाँ पर ये आरबीसी को तोड़ेंगे। ठीक है सॉरी। ठीक है, अब आरबीसी में क्या है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन को इन्होंने पाचित कर दिया, खा लिया, लेकिन ये हेमेटिन जो कण होगा उसको पाचित नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण क्या हो गया, ग्लोबिन तो पाचित हो गया, लेकिन जो हेमेटिन होगा वो वहीं पर जमा होता रह रहा है। अब वो इतना जमा हो गया आरबीसी के अंदर कि अब वो आरबीसी को फाड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो वो फाड़ करके बाहर आएगा, तो जिससे क्या होता है, हीमोजॉइन केमिकल रिलीज होता है, जिससे 15 दिन के बाद आपको बुखार के लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर इतनी बात? उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बुखार इसने आपको मलेरिया कॉज कर दिया। अब ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करेगा, वापस से साइजोन प्रवस्था बनाएगा, उससे मीसोजॉइंट प्रवस्था बनाएगा।
ठीक है, वहां से क्या गैमेटोसाइट बन जाता है। जब गैमेटोसाइट प्रवस्था आ जाएगी, इसके बाद जब मच्छर वापस मनुष्य को काटेगा तो वो उसकी जो उसके मुंह में लगे होंगे उसके यहाँ स्पर्शक, उसमें एंजाइम्स के द्वारा वापस गैमेटोसाइट क्या होते हैं, मच्छर की आहार नाल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जब वो आहार नाल में प्रवेश करेंगे गैमेटोसाइट, तो गैमेटोसाइट में क्या करते हैं, गैमेट का निर्माण करेंगे, कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल गैमेट्स होंगे, आपस में निषेचन करेंगे, वो जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट के पश्चात क्या होगा, स्पोरोजॉइट प्रवस्था वापस से आएगी और स्पोरोजॉइट प्रवस्था वापस लार ग्रंथि में प्रवेश करेगी और वापस से ये मच्छर क्या हो गया, घातक हो गया। क्लियर? हाँ हाँ, पानी अच्छा कोई नहीं, अब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं पानी पीती रहूंगी। ठीक है जी, तोमर, अश्विनी, हाँ पानी ले लीजिए पानी ठीक है कोई बात नहीं, चलिए बस हो गया ना, आपको समझ में तो आ गया। पहले ये बता दीजिए, पानी तो मुझे बाद में पी लूंगी मैं, बता दीजिए क्लियर सबको कैसे कैसे हुई थी। अब देखो, अब ये डायग्राम एनसीईआरटी का समझ ले, ये बता दीजिए अब मुझे कि आपको क्लियर हो गया किस प्रकार से प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र चलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ चलेगा, मनुष्य के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो चलता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर चलता है। क्लियर? चलिए अब इस थोड़ा सा इस डायग्राम को क्लियर कर लेती हूँ मैं आपको। देख रहे हो, ये वाली जो प्रवस्था है लार ग्रंथि के अंदर है, स्पोरोजॉइट प्रवस्था है। ये स्पोरोजॉइट प्रवस्था मनुष्य में पहुंची जब क्या हुआ, मच्छर ने इसको काटा, और ये देख रहे होंगे आप सिक्किल सेल की तरह लग रहे हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे। ठीक है, अब ये क्या होंगे, जो स्पोरोजॉइट प्रवस्था थी आपकी, उसने कहाँ प्रवेश कर दिया, आपके लीवर में प्रवेश कर दिया। ठीक है, लीवर में प्रवेश करके ये देख रहे हो, पहले इन्होंने गोल आकृति बनाई। देखो, परजीवी यकृत कोशिका में अलैंगिक रूप से जनन करता है, कोशिका को फोड़ देता है और रक्त में मोचित करता है। तो ये इस प्रकार से अपनी संरचना चेंज करता रहा अलैंगिक जनन के द्वारा। तो यहां पर इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। क्लियर? उसके बाद देखो, परजीवी लाल रुधिर कोशिका में अलैंगिक रूप से जनन करता है, उन्हें फोड़ देता है और इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षण चक्र को शुरू कर देते हैं। मोचित परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है। तो यहाँ पर अब ये कहाँ आएंगे, आपकी आरबीसी में आएंगे। ठीक है, आरबीसी ये आपका लीवर, तो आपको पता चल रहा होगा प्रभावित अंग क्या है, आरबीसी और लीवर। अब लीवर में आया तो लीवर में भी अब ये क्या कर रहा है, लैंगिक, अब यहाँ पर लीवर में भी इसने क्या कर दिया, आरबीसी को तोड़ने का काम करा, बुखार कॉज कर दिया आपको, जो जो लक्षण मलेरिया के थे वो सब आपको, हाँ नहीं दिख रहा होगा क्लियर, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है विशाल गौतम, हाँ बुक में है आपका डायग्राम, लेकिन मैंने आपको बना करके अच्छे से बता दिया है, वो भी आपके लिए काम चल सकता है ना। और बाकी आप, मैं बस इसको समझा रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें मिस थी, बाकी सब वही है। ठीक है ना, तो डायग्राम मैंने आपको बता दिया, तो इसलिए बिल्कुल घबराओ मत कि डायग्राम नहीं दिख रहा है, एनसीईआरटी में दिख रहा है, वहां देख लेना। बाकी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, वो कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ बिल्कुल जी तोमर, बुक में एकदम साफ डायग्राम है आपका। अब क्या करना है, अब आगे चलो। यहाँ पर आरबीसी ने भी इसको क्या कर दिया, यहाँ पर आरबीसी को तोड़ करके आपको बुखार वगैरह सारे लक्षण दिखने लगे मलेरिया के 15 दिन के बाद, याद रखना। ठीक है, उससे पहले ये आपकी यकृत में बैठ रखा है, आरबीसी में बैठ रखा है। अब यहाँ पर देखो, इसकी देखो लैंगिक अवस्था लाल रुधिर कर्णिकाओं में परिवर्तित होती है। तो इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो लैंगिक अवस्था की जो युग्मोद्भीत प्रवस्था होगी, गैमेटोसाइट प्रवस्था होगी, वो आरबीसी में स्टार्ट होगी। मैंने कहा ये वापस क्या हुआ, साइजोन्ट में बदला, फिर क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या हुआ, मीसोजॉइट में बदला। ठीक है ना, तो ये सारी प्रवस्था बनी। ठीक, अब यहाँ पर ये युग्मक जनन बन गया। अब वापस जब कोई दूसरा मच्छर इसको काट रहा है, वापस इसके आहार नाल में उस प्रवस्था ने, गैमेटोसाइट प्रवस्था ने प्रवेश करा, फिर ये क्या कर रहा है, देखो ये दोनों क्या है, ये स्पर्म है इसका, सॉरी इसका जो मेल वाला है पार्ट, और ये इसका क्या है, फीमेल पार्ट है। ये दोनों आपस में फर्टिलाइज हुए और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर वापस से स्पोरोजॉइट प्रवस्था आ गई। अब क्लियर, हाँ क्लियर हो गया होगा, है ना।
तो मेन चीज क्या है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। जब फीमेल मेल गैमेट आपस में मिलेंगे जाइगोट बनेगा, उसके बाद स्पोरोजॉइड बनेगा, स्पोरोजॉइड के बाद वो स्पोरोजॉइड लाल ग्रंथि में जाएगा और वापस से वो मादा एनाफिलीज मच्छर रोग कारक बन जाएगी, रोग वाहक बन जाएगी, फैलाने वाली ना, तो रोग वाहक बन गई। क्लियर इतनी बात? हाँ, अब इसकी थ्योरी देखोगे तो आप अच्छे से क्लियर भी हो जाओगे। चलो अब थ्योरी देखें, ये समझ गए हो। देखो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर को काटती है, जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु यानी कि स्पोरोजॉइट्स के रूप में मानव के शरीर में घुस जाती है। ये बात आपको बता दी है मैंने, ठीक है, जो कि क्या है, संक्रमण रूप होता है। तो एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, कौन सी प्लाज्मोडियम की स्टेट होती है जो बहुत ज्यादा संक्रमित होती है, तो स्पोरोजॉइट, ठीक है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, वो आपने देख लिया है ना। स्पोरोजॉइट के अग्र सिरे पर क्या होता है, ऐसा माइक्रोपाइल होते हैं, ये दिया नहीं है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रोपाइल होते हैं जो कि अपघटनीय एंजाइम से भरे होते हैं, स्रावक अंग होंगे, ठीक है, जिनकी सहायता से स्पोरोजॉइट कहां, यकृत में प्रवेश करता है। तो स्पोरोजॉइट के मुंह में भी क्या लगे रहते हैं, माइक्रोपाइल लगे होते हैं, और इन एंजाइम्स की सहायता से यकृत को छेद कर करके उनके अंदर प्रवेश करते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलें। अब देखो सबसे पहले साइजॉन्ट प्रवस्था आई थी। स्पोरोजॉइट यकृत में कोशिका में प्रवेश कर गोलाकार व बड़ा आकार का हो जाता है, ठीक है, इसे हम साइजॉइंट प्रवस्था कहते हैं। दूसरी प्रवस्था मीरोजॉइट प्रवस्था आई, है ना, जो साइजॉइंट थी जब वो विखंडित होते हैं तो ये मीरोजॉइंट कहलाते हैं। मीरोजॉइंट क्या होते हैं, हेपेटोसाइट लीवर में प्रेजेंट होगा, उसको तोड़ करके यकृत के रक्त पात्रों में चले जाते हैं, जहां पर वो कितने हफ्ते तक रहेंगे, 2 हफ्ते तक रहते हैं और अपना अलैंगिक जनन करते रहते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते रहेंगे। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे। इसके बाद आप देखोगे ट्रोफोजॉइड प्रवस्था, यानी कि अब वो यकृत से निकल करके डब्ल्यूबीसी में जा रही है। तो मीरोजॉइड यकृत रक्त पात्रों से मुक्त होने के पश्चात कहां जा रहे हैं, आरबीसी को संक्रमित करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम की, अब यहाँ पर जो ट्रोफोजॉइड आता है ये प्लाज्मोडियम की वयस्क अवस्था कहलाती है, क्योंकि अब यहाँ पर जाके उन्होंने अपना लास्ट काम करना है, उसके बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को क्या कर रहे, तैयार कर रहे, यानी कि ये इसकी क्या है, वयस्क अवस्था है। क्लियर? देखो अब वो अपना रूप कैसे बना रहे थे, मैंने बताया कि उनमें क्या खाद्य रीति का फूड वैक्यूल्स जैसा पाया जा रहा था ना, इस प्रकार से रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरी खाली रहती है इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या करते हैं, आरबीसी के हीमोग्लोबिन को अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर? हीमोग्लोबिन को तोड़ करके ग्लोबिन प्रोटीन का पाचन कर देते हैं, ये मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से, किंतु हेमेटिन कण जो होगा उसको पचित नहीं कर पाते हैं, जिससे ये जमा होने लगते हैं। जैसे जैसे हेमेटिन कण जमा होगा उसके पश्चात क्या होने लग जाता है, आरबीसी कोशिकाएं फट जाती है और वो हेमेटिन कण रक्त में मुक्त हो जाता है। जैसे हेमेटिन कण रक्त में मुक्त हो गया, आपके कौन से लक्षण आ जाएंगे, मलेरिया के लक्षण आ जाते हैं 15 दिन के बाद, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे प्रोसेस 15 दिन तक अपने आपके शरीर पर ही था ये, और उसके बाद लक्षण दिखा रहा है। और ये याद रखना है केमिकल का नाम हीमोजीन जो केमिकल होता है ये रिलीज होता है, जैसे हेमेटिन कण टूटेगा तो हीमोजीन केमिकल रिलीज होता है, वही कारण होता है आपको जो फीवर आता है उसका। क्लियर? तो बस ये थ्योरी है, बाकी मैंने आपको अच्छे से समझा लिया है, अच्छे से समझ में भी आ गया। अब देखो एक आता है इंक्यूबेशन, ठीक है, इंक्यूबेशन, ठीक है, उद्भवन काल किसे कहते हैं, याद रखोगे, स्पोरोजॉइट के संक्रमण से पहले, यानी जब मच्छर ने काटा होगा तब से लेकर के मलेरिया के जब प्रथम लक्षण दिखता है, जैसी जो आपका बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बीच के समय को उद्भवन काल कहते हैं। बस इतना याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखोगे, बस बाकी लैंगिक जनन क्या है, प्लाज्मोडियम का लैंगिक जनन
मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर होता है, ये मैंने आपको बताया। जब मच्छर मनुष्य को काटता है तो मच्छर की आहार नाल में ये युग्मक जनन प्रवस्था, ठीक है, युग्मक जनन यानी कि एमेटोसाइट प्रवस्था पहुंच जाएगी। उसके बाद वहां पर अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गैमेट्स का निर्माण होता है, मेल और फीमेल, ठीक है। गैमेट्स जब आपस में निषेचन की क्रिया करेंगे तो वो जाइगोट का निर्माण करते हैं, और जाइगोट क्या करते हैं, स्पोनॉइड यानी कि oocyst का निर्माण करते हैं। और oocysts क्या है, oocyst यानी स्पोनॉइड्स से ही स्पोरोजॉइट्स बनते हैं, ठीक है। और स्पोरोजॉइट्स फिर कहाँ चले जाएंगे, मादा की लार ग्रंथियों में आ जाते हैं, और वापस से वो मादा जो होगी वो फिर से क्या करने लग जाएगी, फिर से वो मलेरिया फैलाने के लिए बन गई है, तैयार हो गई है, उसने अपने बच्चे दे दिए हैं। उसके बाद वो अब दूसरे मनुष्य को पकड़ेगी, उसको काटेगी, वहां उसका प्लाज्मोडियम यानी स्पोरोजॉइट प्रवस्था फिर उसके यकृत में आरबीसी में जाकर के काम करेगा अपना अपना, और वापस से मलेरिया कॉज करेगा। तो इस प्रकार से मलेरिया फैलता रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए, स्वच्छ रखो, पानी कहीं पर जमा हो रहा है तो उसको ना होने दो, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। किस किस को समझ में आ गया मलेरिया का पूरा जीवन चक्र, फटाफट बता दीजिए, जल्दी जल्दी। क्लियर हुआ अच्छे से, है ना, किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं, क्या क्या उसने आपके लीवर में क्या किया, उसने आपके आरबीसी में क्या काम किया, है ना। तो बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या पता आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र समझाइए। तो इस प्रकार से आप एक्सप्लेन करोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, और बाकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो उसमें भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्लियर सबको, ठीक है। तो चलिए फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे एनर्जी मिले कि कैसा आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास के साथ।